बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो 7 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है केमिकल एक्विलिब्रियम। उसकी जो बेसिक टर्म्स हैं, शुरू में जो कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन में क्या डिफरेंस होता है, उसके 4 पॉइंट हम देखेंगे। फिर इसके बाद स्टेट ऑफ डायनामिक एक्विलिब्रियम क्या होती है, स्टैटिक और डायनामिक एक्विलिब्रियम में क्या फ़र्क होता है, एक्विलिब्रियम की खसूसियात क्या होती हैं, और केमिकल जो डायनामिक एक्विलिब्रियम होता है इसको ग्राफिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये कुछ बेसिक बातें आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं। MCQs के लिहाज से और शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हम छोटी छोटी बातें यहाँ पे पढ़ेंगे। तो लिहाजा बहुत गौर से आपने इन बातों को सुनना है और इसको समझना है। तो सबसे पहले तो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन में फ़र्क क्या होता है ये तो आपको पता है, इसको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। रिवर्सिबल रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जो दोनों डायरेक्शन में प्रोसीड करे, यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ भी जाए और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ भी आए, उसको हम रिवर्सिबल कहते हैं। और इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। सपोज ये रिएक्टेंट्स हैं, रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स बनाते हैं और प्रोडक्ट्स वापस रिएक्टेंट्स में भी कन्वर्ट हो रही होती हैं एट द सेम टाइम। तो इस तरह से उसे डबल एरो से शो करते हैं। हाफ एरो जो होता है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है और हाफ एरो इसका रिवर्स डायरेक्शन में होता है। इसके बरक्स जो इरिवर्सिबल रिएक्शन है, ये रिएक्शन एक ही डायरेक्शन में प्रोसीड करता है, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ। तो इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, सिंगल एरो लगाते हैं, उस एरो की डायरेक्शन रिएक्टेंट से किस तरफ होती है, प्रोडक्ट की तरफ। तो बेसिक डिफरेंस तो ये है कि रिवर्सिबल रिएक्शन में जो रिएक्शन प्रोसीड करता है वो दोनों डायरेक्शन को करता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ भी और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ भी। और एरोस का भी ख्याल रखना है, हाफ एरो हमने फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगाना है और हाफ एरो हमने रिवर्स डायरेक्शन में। जबकि इरिवर्सिबल के लिए रिएक्शन सिर्फ प्रोसीड करता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए सिंगल एरो यूज़ करते हैं, फुल एरो, और उसकी डायरेक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ होती है। यूजली जो रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं ये क्लोज्ड वेसल में करवाए जाते हैं, क्लोज्ड वेसल में रिवर्सिबल रिएक्शंस को परफॉर्म किया जाता है। जबकि ये जो इरिवर्सिबल है मे भी ओपन वेसल में भी करवा सकते हैं, क्लोज्ड वेसल में भी करवा सकते हैं। इसके लिए कोई कंडीशन नहीं है, किसी भी वेसल के अंदर इनको परफॉर्म किया जा सकता है। फिर अगली बात, जो रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं नेवर गोज टू कंप्लीशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नेवर गोज टू कंप्लीशन। ये कभी भी कंप्लीट नहीं होते। इसका क्या मतलब है कि कभी भी 100% रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होते, क्योंकि हमें पता है कि दोनों डायरेक्शन में प्रोसीड कर रहे हैं, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे हैं। जब इस तरह रिएक्शन चलेगा, प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में भी कन्वर्ट हो रही होंगी, तो वो कभी भी 100% कंप्लीट नहीं होगा। हो सकता है 20% हो जाए, 30%, 40%, 95%, 96%, लेकिन इस तरह के रिएक्शन जो है वो कभी भी 100% कंप्लीट नहीं होते। जबकि जो इरिवर्सिबल होते हैं, क्योंकि वो एक ही डायरेक्शन में चल रहे होते हैं, यानी ये कंप्लीशन तक पहुंच जाते हैं, गोज टू कंप्लीशन, गोज टू कंप्लीशन, ये कंप्लीट हो जाते हैं रिएक्शन, यानी 100% जो रिएक्टेंट्स हैं वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट, रिवर्सिबल रिएक्शंस के दौरान अल्टीमेटली एक्विलिब्रियम अटेन होना होता है। एक्विलिब्रियम क्या होता है वो हम आगे चल के बात भी करेंगे। जब फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और रिवर्स रिएक्शन का रेट बराबर हो जाता है तो उस स्टेट को हम कहते हैं डायनामिक एक्विलिब्रियम। तो रिवर्सिबल रिएक्शंस के दौरान एक्विलिब्रियम ने अटेन होना होता है अल्टीमेटली, वो किसी भी स्टेज पर जाकर, किसी भी परसेंटेज पर जाकर आ सकता है एक्विलिब्रियम। जबकि इरिवर्सिबल रिएक्शंस में ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती, कोई एक्विलिब्रियम अटेन होने का मसला नहीं होता, क्योंकि ये रिएक्शन 100% कंप्लीट होते हैं, तो इसमें एक्विलिब्रियम वाली कोई बात नहीं होती। एग्जांपल्स, बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, कोई भी आप अगर एग्जांपल लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन और आयोडीन का रिएक्शन 400 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर हाइड्रोजन आयोडाइड बनाने के लिए ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। तो इसको इस तरह से शो करेंगे, हाफ एरो फॉरवर्ड डायरेक्शन में और हाफ रिवर्स डायरेक्शन में। इस तरह से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रिएक्शन अमोनिया बनाने के लिए, ये भी रिवर्सिबल होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन है अमोनिया की फॉर्मेशन का।
तो इसके लिए भी 400 डिग्री टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। एट हाई प्रेशर आयरन कैटालिस्ट की मौजूदगी में ये रिएक्शन होता है, तो ये भी एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। लेकिन इसके बरक्स अगर हम बात करें सोडियम का रिएक्शन वाटर के साथ, सोडियम मेटल को वाटर में अगर हम ऐड करें, वाटर के साथ इसका रिएक्शन करवाएं, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, साथ हाइड्रोजन गैस बनती है। ये एक इरिवर्सिबल रिएक्शन है, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है, रिएक्शन कंप्लीट होता है। बैलेंस नहीं है, इसको आप खुद बैलेंस कर लीजिएगा। तो बहुत सी एग्जांपल्स हैं जो आप यहाँ पे उनको लिख सकते हैं। तो ये बेसिक 3-4 पॉइंट थे डिफरेंस के रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शंस में। रिवर्सिबल दोनों डायरेक्शन में प्रोसीड करते हैं, एरोस का ख्याल रखना है। इरिवर्सिबल एक ही डायरेक्शन में प्रोसीड करते हैं। जो रिवर्सिबल होते हैं वो यूजली क्लोज्ड वेसल के अंदर उनको करवाया जाता है। इरिवर्सिबल ओपन या क्लोज कोई भी वेसल यूज़ की जा सकती है। रिवर्सिबल रिएक्शंस नेवर गोज टू कंप्लीशन, कभी भी कंप्लीट नहीं होते, जबकि जो इरिवर्सिबल है वो कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद कुछ भी एग्जांपल आप इसकी लिख सकते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि रिवर्सिबल रिएक्शंस के दौरान एक्विलिब्रियम अटेन होता है, तो अब हम उस एक्विलिब्रियम की बात कर लेते हैं कि स्टेट ऑफ एक्विलिब्रियम क्या होती है, इसको डिफाइन कैसे करते हैं। क्योंकि इस चैप्टर में हम केमिकल एक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में हम रिवर्सिबल रिएक्शंस के बारे में बात करने वाले हैं। इन्हीं रिएक्शंस में एक्विलिब्रियम अटेन होता है, तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं। स्टेट ड्यूरिंग रिएक्शन व्हेन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। जब किसी भी रिएक्शन के दौरान, किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन के दौरान फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और बैकवर्ड या रिवर्स रिएक्शन का रेट बराबर हो जाए, तो उस स्टेट को हम कहते हैं स्टेट ऑफ केमिकल एक्विलिब्रियम। अब इसका क्या मतलब है रेट के बराबर होने का मतलब? इसका मतलब ये होता है कि जितने रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, उतने ही प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल भी रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो रहे हों, यानी रेट बराबर हो जाए, तो उस वक्त हम कहते हैं कि एक्विलिब्रियम आ चुका है, रिएक्शन में तवाज़ुन आ चुका है। फॉर एग्जांपल, ये कोई भी एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हो रही हैं प्रोडक्ट्स में। अब इस रिएक्शन के दौरान जितने रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे होंगे, उतने ही प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे होंगे। जब वो स्टेज आएगी, वो स्टेट आएगी, तो उसको हम कहेंगे स्टेट ऑफ केमिकल एक्विलिब्रियम। लेट अस सपोज 10 जो है वो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में आ रहे हैं और 10 ही प्रोडक्ट से मॉलिक्यूल वापस रिएक्टेंट की तरफ जा रहे हैं। जब इस तरह की सिचुएशन आ जाए, तो उस वक्त हम कहते हैं एक्विलिब्रियम आ चुका है। और अगली बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि जब एक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है, उस वक्त रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है, जो मिकदार है, वो कांस्टेंट हो जाती है। लेट अस सपोज इस रिएक्शन के दौरान जो है एक्विलिब्रियम आ गया किसी स्टेज के ऊपर, उस वक्त रिएक्टेंट्स जो है वो 20 ग्राम है और जो प्रोडक्ट हैं वो 40 ग्राम है। तो ये जो इनकी अमाउंट्स होंगी, जो कंसंट्रेशन होगी, वो कांस्टेंट हो जाएगी। क्योंकि क्या हो रहा है, जितने रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में आ रहे हैं, उतनी ही प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रही है, तो जो इनकी अमाउंट्स होंगी वो कांस्टेंट हो जाएंगी। इस बात को याद रखना है कि जब केमिकल एक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है, तो उस वक्त जो प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट हो जाती हैं, वो चेंज उसके बाद नहीं होती। अब एक्विलिब्रियम दो तरह का होता है, एक होता है डायनामिक एक्विलिब्रियम, एक होता है स्टैटिक। स्टैटिक एक्विलिब्रियम होता है और एक होता है डायनामिक एक्विलिब्रियम। स्टैटिक का मतलब होता है साकन, कोई चीज़ रुक जाए, रुकने के बाद एक्विलिब्रियम अटेन हो, तो उसको हम स्टैटिक एक्विलिब्रियम कहते हैं। और डायनामिक का मतलब होता है कि अगर कोई चीज़ चल रही हो, कोई प्रोसेस चल रहा हो, उस प्रोसेस के चलते हुए ही एक्विलिब्रियम अटेन हो जाए, तो इसको हम डायनामिक एक्विलिब्रियम कहते हैं। अब रिएक्शंस के दौरान कौन सा एक्विलिब्रियम अटेन होता है, अभी यहाँ से आपको समझ भी आ गया होगा। अभी मैंने आपको बताया कि रिएक्शन के दौरान जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के बराबर हो जाए, मतलब रिएक्शन चल रहा है, रिएक्टेंट्स जो है वो प्रोडक्ट्स में भी कन्वर्ट हो रही हैं और प्रोडक्ट्स वापस रिएक्टेंट में भी कन्वर्ट हो रही हैं, रिएक्शन चल रहा है, उसी दौरान जो है वो एक्विलिब्रियम आ जाता है। तो केमिकल रिएक्शंस के दौरान किस किस्म का एक्विलिब्रियम आता है? डायनामिक एक्विलिब्रियम। यानी रिएक्शन चल रहा है लेकिन रेट बराबर हो गए, जितने रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, उतने ही प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल वापस रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, रेट बराबर हो गया, तो इस किस्म के एक्विलिब्रियम को क्या कहा जाता है? डायनामिक एक्विलिब्रियम।
अब डायनामिक एक्विलिब्रियम को ग्राफिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेता है कि ग्राफिकली इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ग्राफ ड्रा करने के लिए हम इसके जो एक्स एक्सिस होगा, एक्स एक्सिस के ऊपर हम लेंगे टाइम और वाई एक्सिस के ऊपर हम लेंगे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ज़ीरो टाइम पर, यहाँ पे टाइम ज़ीरो है, ज़ीरो टाइम के ऊपर जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनकी कंसंट्रेशन मैक्सिमम होती है, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन मैक्सिमम होती है और जो प्रोडक्ट्स होती हैं उनकी कंसंट्रेशन मिनिमम होती है। ज़ीरो टाइम का मतलब है रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुआ। जैसे टाइम स्टार्ट होगा, टाइम स्टार्ट होने का मतलब रिएक्शन स्टार्ट होगा, रिएक्टेंट्स की जो कंसंट्रेशन है वो बहुत तेज़ी से गिरना शुरू हो जाएगी, जबकि प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वो बहुत तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाएगी। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो ग्राफ है ये फ्लैट होना शुरू हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता ये ग्राफ जो है वो फ्लैट होना शुरू हो जाएगा, जहाँ पर ये लाइनें एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल हो जाएंगी। जिस पॉइंट के ऊपर, जिस टाइम के ऊपर ये लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगी, उस टाइम के ऊपर हम कहेंगे कि उस डायरेक्शन में एक्विलिब्रियम अचीव हो चुका है, डायनामिक एक्विलिब्रियम या एक्विलिब्रियम अचीव हो चुका है। वो किसी भी टाइम के ऊपर हो सकता है, 5 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद, 20 मिनट के बाद। जब भी रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन रेट ऑफ रिवर्स डायरेक्शन के इक्वल हो जाएगा तो ये जो ग्राफ की लाइंस होंगी ये पैरेलल हो जाएंगी एक दूसरे के। जहाँ पर ये लाइंस पैरेलल होंगी, मतलब लाइंस के पैरेलल होने का मतलब है कि यहाँ पे कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गई। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जब एक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है उसके बाद कंसंट्रेशंस चेंज नहीं होती। तो इन लाइंस के पैरेलल होने का मतलब ये है कि यहाँ पे आके जो कंसंट्रेशंस हैं वो कांस्टेंट हो गई हैं। कंसंट्रेशंस के कांस्टेंट होने का सिंपल मतलब ये है कि एक्विलिब्रियम आ चुका है रिएक्शन में। तो उस टाइम के ऊपर हम देख लेते हैं कि इस रिएक्शन में इस टाइम के बाद जो एक्विलिब्रियम है वो अटेन हो चुका है, आ चुका है। तो इस तरीके से ग्राफिकली इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। इनिशियली शुरू में जब टाइम स्टार्ट होता है तो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन बहुत तेज़ी से डिक्रीज़ होती है, क्योंकि सिर्फ रिएक्टेंट्स होते हैं, रिएक्टेंट्स फ़ौरन प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ चूँकि प्रोडक्ट भी बनना शुरू हो जाती है तो प्रोडक्ट्स भी वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है, तो रेट स्लो होना शुरू हो जाते हैं। शुरू में देखो रेट बहुत तेज़ है, यानी रिएक्टेंट बहुत तेज़ी से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बहुत तेज़ी से कम हो रही है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ क्या हो रहा है, जिस तरह से प्रोडक्ट की मिकदार बढ़ती जा रही है तो जो दोनों रिएक्शंस के रेट्स हैं वो स्लो होते जा रहे हैं। तो स्लो होते होते एक टाइम ऐसा आता है कि जब रेट इक्वल हो जाते हैं, जहाँ पे रेट इक्वल हो गए हम कहते हैं कि इस रिएक्शन में एक्विलिब्रियम अटेन हो चुका है। तो इस तरह से इसे ग्राफिकली हम एक्सप्लेन करते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है कि शुरू में जो ग्राफ है वो क्यों बहुत तेज़ी से डाउनवर्ड मूव करता है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्यों बहुत तेज़ी से कम होती है, या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बहुत तेज़ी से क्यों बढ़ती है, और नियर टू एक्विलिब्रियम ये ग्राफ जो है ये क्यों लाइंस पैरेलल क्यों होना शुरू हो जाती हैं। तो रीज़न आपने यही बतानी है कि शुरू में रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन मैक्सिमम होती है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़ीरो होती है, तो रिएक्टेंट बहुत तेज़ी से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, इसलिए जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो बहुत तेज़ी से गिरती है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बहुत तेज़ी से बढ़ती है। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ये रेट स्लो होता जाता है और स्लो होते होते रिएक्शन के दौरान डायनामिक एक्विलिब्रियम या एक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है। चलिए एंड पे हम बात कर लेते हैं एक्विलिब्रियम की खसूसियात की, कि जो केमिकल एक्विलिब्रियम होता है इसकी खसूसियात क्या है। 2 पॉइंट्स तो मैं आपको बता चुका हूँ कि जब केमिकल एक्विलिब्रियम अटेन होता है तो उस वक्त जो कंसंट्रेशंस होती हैं वो कांस्टेंट हो जाती हैं। इसके बाद सेकंड मैंने आपको बताया कि एक्विलिब्रियम जो है वो क्लोज्ड वेसल के अंदर उसको अचीव किया जाता है, उसकी रीज़न भी मैंने आपको बता दी थी यहाँ पे। फिर थर्ड पॉइंट कि जो कैटलिस्ट होता है वो एक्विलिब्रियम की पोजीशन को अफेक्ट नहीं करता। कैटलिस्ट सिर्फ क्या करता है, वो रेट्स को इंक्रीज़ करता है। कैटलिस्ट रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को इंक्रीज़ कर देगा, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन को इंक्रीज़ कर देगा। दोनों के रेट को इंक्रीज़ करके एक्विलिब्रियम को जल्दी अटेन करने में हेल्प करेगा। तो कैटलिस्ट का सिर्फ ये काम होता है कि वो रेट्स को बढ़ा देता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को भी और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन को भी। जब रेट बढ़ जाएंगे तो उससे क्या होगा, जो केमिकल एक्विलिब्रियम होगा वो जल्दी अचीव हो जाएगा, उसमें टाइम कम लगेगा एक्विलिब्रियम को अचीव करने में।
और केमिकल एक्विलिब्रियम को किसी भी डायरेक्शन से अचीव किया जा सकता है। मतलब रिएक्शन को हम यहाँ से स्टार्ट कर लें या यहाँ से स्टार्ट कर लें, रिएक्टेंट वाली साइड से स्टार्ट कर लें या प्रोडक्ट वाली साइड से स्टार्ट कर लें, तो केमिकल जो एक्विलिब्रियम होता है उसको दोनों साइड से अटेन करना पॉसिबल होता है, रिएक्टेंट वाली साइड से भी और प्रोडक्ट वाली साइड से भी। तो जैसा कि शुरू में मैंने आपको बताया कि ये जो टॉपिक है ये एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपने बहुत अच्छे से इसे समझना है और अच्छे से इसे पढ़ना है। अगर आपको ये वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें, वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।